स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के आगे का सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब और यही लोगो टेलीग्राम ग्रुप का भी है। ओके, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाकर और वो उसमें सर्च कीजिए ज्ञान लैब और उस ग्रुप का आइकॉन जो है वो सेम इसी तरीके से दिखाई देता है। कुछ 4.7 थाउजेंड मेंबर्स हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ग्रुप ज्वाइन करना है आपको? क्योंकि उस ग्रुप में हमने आपको 11th स्टैंडर्ड की फ्री टारगेट नोट्स प्रोवाइड की हैं, फ्री टारगेट के पीडीएफ्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सके, जिससे आप अपना अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। मैं जानती हूँ एग्जाम पोस्ट आपको प्रमोट कर दिया गया है, ऐसा बोल दिया गया है कि आपको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे 12th में अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं उनको मैं ये चीजें सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना ये टाइम वेस्ट मत करो गेम खेलने में या इधर उधर टाइम पास करने में। आप अपना 11th का पढ़ाई चालू रखो क्योंकि कॉलेज वालों ने भी बोला है कि वो इंटरनल एग्जाम लेंगे, इंटरनल असेसमेंट करेंगे। ओके, और 12th के आपके सारे कॉन्सेप्ट 11th से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप 11th में मस्ती करोगे तो 12th में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 11th स्टैंडर्ड को वेस्ट मत जाने दो, जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और 12th स्टैंडर्ड के बेस को अपना पक्का करके ले लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज के सेशन में हम मेजरली पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। हमने पिछले सेशन में डीएनए के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। देखो, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स के दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज वापस से एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं और फिर आरएनए के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट पॉइंट, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी वर्ड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी यानी कि हमारा जो डीएनए है वो जिस शुगर मॉलिक्यूल से बनता है उस शुगर में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया गया है। डी यानी कि रिमूव करना, क्या रिमूव किया है? ऑक्सी, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है कि इस न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर यूज हुई है उस शुगर का नाम है राइबोस शुगर और इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। और डीएनए में जो शुगर यूज होती है डीऑक्सीराइबोस, इसमें भी राइबोस शुगर ही यूज होती है, लेकिन उस शुगर से हम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों न्यूक्लिक एसिड्स के एग्जांपल हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होती है, आरएनए में राइबोस शुगर यूज होती है। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इट इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और जो आरएनए होता है वो यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ कुछ केसेस में आपको आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या कब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ज्यादातर अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो ज्यादातर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि ऐसी एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होना। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है कि डीएनए के जो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड के बेसेस होते हैं वो दोनों न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बेस पेयर बनाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बेस पेयर बनाते हैं और यहाँ पर आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड का बेस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या बताया गया है कि आपके डीएनए में एडेनाइन के साथ हमेशा थाइमीन यूज होता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन की जगह हम यूरैसिल यूज करते हैं क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। थाइमीन थोड़ा सा हैवी है और यूरैसिल थोड़ा सा लाइट है। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। इस वजह से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है तो वो हैवी मॉलिक्यूल का वजन उठा लेगा, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो ज्यादा भारी मॉलिक्यूल नहीं उठा सकता। इसीलिए आरएनए में यूरैसिल यूज होता है और डीएनए में थाइमीन यूज होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच का। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको पढ़ कर रखें। भले ही अभी आपके एग्जाम प्रमोट हो गए हैं, लेकिन 12th में आपको डीएनए के बेसिस पे 4 चैप्टर्स है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं पढ़ा तो तब आपको बहुत पछतावा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आरएनए की थ्योरी के बारे में। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आरएनए दो टाइप का होता है। देखो, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए दो टाइप का होता है, एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। एक आरएनए कैसा होता है? जेनेटिक, और एक आरएनए होता है नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक आरएनए का दूसरा वर्ड नाम हम बोल सकते हैं सेल्यूलर आरएनए। इसका मतलब क्या? जेनेटिक आरएनए वो आरएनए होता है जो वायरसेस में देखने को मिलता है। किन में देखने को मिलता है? वायरसेस में। मतलब ये वो टाइप का आरएनए है
जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे हमारे अंदर, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर डीएनए आता है, तो हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो हम में देखने को मिलते हैं। जैसे समझो अगर आपकी मम्मी के कर्ली हेयर है तो आपको कर्ली हेयर देखने को मिलेंगे। फादर की अगर ब्लू आईज है तो आपको ब्लू आईज आएंगी आपके बॉडी, मतलब आपके फिजियोलॉजी में। तो हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो डीएनए की मदद से होती है। ठीक इसी तरीके से कुछ कुछ वायरसेस, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास डीएनए नहीं होता है, जिनके पास आरएनए होता है जो उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी नहीं करता है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। और जो दूसरे टाइप का आरएनए है, नॉन जेनेटिक आरएनए, ये आरएनए सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। बेसिकली नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में। तो ये जो 3 टाइप के आरएनए हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ये तीनों टाइप के आरएनए को हम बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए या सेलुलर आरएनए, क्योंकि ये आरएनए आपके डीएनए से ही बनता है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा है, और ये आरएनए आपके डीएनए से ही बनते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, क्योंकि ये डीएनए से बना है। कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देखो एंड तक, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आरएनए के बारे में। चलो थियरी से स्टार्ट करें। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो अनदर न्यूक्लिक एसिड, अनदर क्यों बोला गया है, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी एक न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज डीएनए, एंड दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो अनदर न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड. In most of the organisms, it is not found to be hereditary material, but in certain organisms like tobacco mosaic virus, it is the hereditary material. जो मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी नहीं करता है, आरएनए कैरी करता है। तो उस टाइम पे जिन ऑर्गेनिजम्स में आपको आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी करता हुआ दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म का जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो है आरएनए। हेरिडिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल मतलब क्या, यानी कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक वायरस का इंफॉर्मेशन वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, मतलब एक जनरेशन का इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में, जैसे आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में आए हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डीएनए नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में आरएनए होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटरी प्रोसेस। ओके, तो लाइक डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आल्सो कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद द डिफरेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। तो जैसे आपका डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना था, मतलब ऐसा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका फॉस्फोरिक ग्रुप, इसका नाइट्रोजन बेस, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसका नाइट्रोजन बेस और इसका फॉस्फोरिक एसिड। तो जैसे आपके डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन थी, वैसे ही आपका आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही बनता है, बस फर्क इतना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओके, इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल रियो वायरस एंड वुंड ट्यूमर वायरस, आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। देखो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी आरएनए भी आपको डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है, तो वो कौन से एग्जांपल्स में हमको यहाँ पे बताया गया है, एक स्पेशल वायरसेस के बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है, वायरसेस लाइक रियो वायरस एंड वुंड ट्यूमर। वुंड ट्यूमर यानी कि क्या होते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। तो रियो वायरस एंड वुंड ट्यूमर वायरस दे कंटेन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब उनकी बॉडी में ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है यही अपने आप को फोल्ड करके ऐसा डबल स्ट्रैंड बना लेता है, मतलब सीधा 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 जाता है और फिर वापस से कॉइल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। The nucleotides of RNA have ribose sugar instead of deoxyribose sugar as in the case of DNA. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अगर एक्सेप्शंस की बात ना करें। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए के पास राइबोज शुगर होती है। आगे देखो क्या बताया गया है, इन केस ऑफ आरएनए यूरासिल सब्स्टिट्यूट्स थाइमीन ऑफ डीएनए। तो हमने पहले ही देखा कि डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेस यूज किया जाता है, लेकिन आरएनए में हम यूरासिल यूज करते हैं।
बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होता है। डीएनए हैवी मॉलिक्यूल उठा सकता है, वो थाइमीन का वजन झेल सकता है, लेकिन आरएनए पहले से सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो थाइमीन का वजन नहीं झेल पाता, इसीलिए थाइमीन की जगह वो यूरासिल का इस्तेमाल करता है। क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली सेम है। Purine pyrimidine equality is not found in RNA molecule because of its single stranded structure. हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही एडेनिन भी देखने को मिलते हैं, जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडीन्स भी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब 1:1 का रेशियो देखने मिलता है हमको डीएनए में। लेकिन आरएनए में ऐसा सीन नहीं है। आरएनए में प्यूरिन्स का कॉन्सेंट्रेशन और पिरिमिडीन्स का क्वांटिटी दोनों डिफर करता है। RNA strand is usually found folded upon itself in certain regions or entirely. कभी कभी RNA strand सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, कभी कभी यही RNA strand बीच बीच में डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, ऐसे बीच बीच में डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, आगे देखो क्या बताया गया है। These foldings help in stability of RNA molecule. तो जब RNA molecule बहुत लंबा होता है तो वो बीच बीच में अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड बना लेता है, जिसके वजह से वो थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रह सके। Most of the RNA polynucleotide chains start either with adenine और guanine. ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, जरूरी नहीं है कि हर बार फॉलो हो। कभी कभी क्या देखा जाता है, जो आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग में या तो एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड होता है या तो ग्वानाइन वाला न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ सेल्यूलर आरएनएज हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो 3 टाइप के सेल्यूलर आरएनए देखे जाते हैं, सेल्यूलर आरएनए को ही नॉन जेनेटिक आरएनए बोला जाता है। तो वो 3 टाइप के आरएनए कौन से हैं? मैसेंजर आरएनए, या इसको आप टेम्पलेट आरएनए भी बोल सकते हो, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम है सॉल्युबल आरएनए, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, साइटोप्लाज्म में आराम से घुल जाता है, इसीलिए इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। ये सारी चीजें आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये रिलेटेबल लग रहा होगा। 10th में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था तो भी कोई बात नहीं है, पर अब अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले लेना, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपको 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो टोटली डीएनए और आरएनए के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ये चैप्टर स्किप किया तो आपके 11th स्टैंडर्ड में 20 से 25 मार्क्स खतरे में पड़ सकते हैं। इतना आपको समझ में आया है पक्का? 11th के नहीं, 12th के 20 से 25 मार्क्स आपके खतरे में पड़ जाएंगे अगर आपने ये 11th का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन छुट्टियों को वेस्ट ना करें, 11th को अच्छे से समझ लें ताकि 12th आपको समझने में आसानी हो। अब आगे देखो, यही सेम आपको डीएनए और आरएनए का डिस्टिंग्विश बताया गया है। तो डीएनए में हम थाइमीन यूज करते हैं, लेकिन आरएनए में हम यूरासिल यूज करते हैं। तो 3 टाइप के सेल्यूलर आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए जो हमें बताया गया है, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहला होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ये एमआरएनए बनता है आपके डीएनए से, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर, और ट्रांसफर आरएनए आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये भी आपके डीएनए से ही बनता है, ये आप 12th में पढ़ोगे। ओके, तो अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है, एक एक आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एमआरएनए का काम क्या होता है? एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, यानी ये कोई मैसेज कैरी करता है। ये क्या मैसेज कैरी करता है? आपके पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी बॉडी को कब कौन से प्रोटीन की जरूरत है, कब उसको क्या काम करना है, ये सब कुछ हमारे डीएनए को पता है। ठीक है, अभी समझो कि आपके बॉडी में हेयर ग्रोथ कम है, मतलब आपकी बॉडी में बाल कम है, तो बाल उगाने के लिए हमको केराटिन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, मतलब हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए केराटिन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये केराटिन प्रोटीन का इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के अंदर होता है, मतलब डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। डीएनए एक ऐसी तिजोरी है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। ओके, तो आपके डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अब ये डीएनए बहुत बड़ा होता है, आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। तो इतने लंबे डीएनए में आपको कौन सी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है वो ढूंढना पड़ता है, जो जेनेटिक इंजीनियर्स करते हैं। ओके, एक बार आपको पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट जो है डीएनए का, इसमें आपकी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कोड वर्ड के फॉर्म में होती है। कैसे होती है? कोड वर्ड के फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में। आप ये सब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लीजिए कि आपके डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम कट करके निकालते हैं, यानी कॉपी करते हैं। हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम कॉपी करके
सेम उसी के जैसा एक नया स्ट्रैंड बनाते हैं जिसके पास सेम इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन अपने डीएनए के पास थी। देखो, आप डीएनए को कट नहीं कर सकते, डीएनए को कट करके आप उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है आप सेम इंफॉर्मेशन कॉपी करके नया स्ट्रैंड बना सकते हो और फिर उस नए स्ट्रैंड के साथ आप अपना काम कर सकते हो। तो ये जो नया स्ट्रैंड हमने कॉपी करके बनाया जिसके पास सेम मैसेज है जो डीएनए के पास था, तो इस नए स्ट्रैंड को हम बोलते हैं एमआरएनए। इसको एम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैसेज कैरी कर रहा है। कौन सा मैसेज कैरी कर रहा है? डीएनए का मैसेज कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। और इसको आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए इसको हम आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अरेंजिंग अमीनो एसिड्स इन डेफिनाइट सीक्वेंस, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन आपके एमआरएनए के पास होती है। हमेशा याद रखो, जब भी हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं मतलब आपको समझ जाना है कि हम प्रोटीन से मिली हुई बात कर रहे हैं। तो एमआरएनए क्या करता है, वो अपने साथ प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। आपकी बॉडी में कब कौन सी प्रोटीन बनेगी ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। जब प्रोटीन बनानी होती है तो हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं और फिर आपकी प्रोटीन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट इज अ लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। अगर आप एमआरएनए का स्ट्रक्चर देखो तो ये काफी स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। इट अकाउंट्स, लीनियर यानी कि स्ट्रेट, इट अकाउंट्स 3% ऑफ सेलुलर आरएनए। अगर आप टोटल आरएनए का क्वांटिटी कैलकुलेट करो तो एमआरएनए बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओनली 3% ऑफ कंट्रीब्यूशन इज डन बाय एमआरएनए। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज सेवरल मिलियन, यानी कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। mRNA molecule carrying information to form a complete polypeptide chain is called cistron। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे हमको, एक मिनट रुको। हाँ, mRNA molecule जिसके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, देखो ये आपका mRNA molecule है, इसके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे सिस्ट्रॉन के लिए और एक दूसरा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या होता है कि इतने बड़े डीएनए में से इतना सा एमआरएनए हम यूज कर रहे हैं और ये वही पार्ट है डीएनए का जो एक्चुअली प्रोटीन बनाने वाला है। तो जो यूजफुल पार्ट होता है डीएनए या आरएनए का, उस यूजफुल पार्ट को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उस यूजफुल पार्ट को? हम सिस्ट्रॉन। साइज ऑफ एमआरएनए इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ मैसेज इट कंटेन्स। अब कितना बड़ा प्रोटीन बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एमआरएनए का साइज कितना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंसुलिन का, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोटीन बनती है ये एक टाइप का हार्मोन है बट इट इज प्रोटीन इन नेचर। ओके, तो ये इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बनती है। तो 51 अमीनो एसिड से अगर हमको प्रोटीन बनाना है तो वो एमआरएनए छोटा होगा, लेकिन अगर आपको 1000 अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन बनाना है तो एमआरएनए भी उतना बड़ा होगा। तो कितना बड़ा प्रोटीन बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एमआरएनए का लेंथ कितना होगा। Synthesis of mRNA begins at 5' end of DNA strand and terminates at 3' end। मतलब क्या बोला गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपके पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आप एमआरएनए बनाते हो। तो अपना डीएनए का जो उसका डायरेक्शन होता है 5' to 3', फिर इधर पे 3' to 5'। तो ये जो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स है डीएनए की, इसमें से ये जो 5' वाली स्ट्रैंड होती है, ये वाली जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन हम हमेशा कॉपी करते हैं। हमेशा याद रखो, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं उसमें से कौन सी स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन कॉपी किया जाता है? 5' to 3' वाली स्ट्रैंड का। और इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इस स्ट्रैंड को? हम कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसके पास ही कोडवर्ड है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो, आपको नेक्स्ट आरएनए के बारे में बताया गया है, दैट इज आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए फॉर्म 50 to 60% पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। आपका जो समझो हमने पढ़ा था, ऐसा सेल होता है, सेल के बाहर, सेल के अंदर ऐसा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के जो डॉट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के अंदर आपका आरआरएनए मॉलिक्यूल होता है और 50 to 60% राइबोसोम आरआरएनए से बनता है। आप अगर आरएनए का टोटल कैलकुलेशन करो तो एमआरएनए सिर्फ 3% दिखाई देगा, आरआरएनए 90% दिखाई देगा और बाकी का बचा कुचा 10 to 12% टीआरएनए का होता है। ओके, तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सा आरएनए मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे आरआरएनए। It accounts 80 to 90% of the cellular RNA. It is synthesized in nucleus.
आरआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उसका काम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि एमआरएनए हो या आरआरएनए हो या टीआरएनए हो, ये तीनों डीएनए से बनते हैं। डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका डीएनए है। डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है, टीआरएनए बनता है। फिर तीनों अपने अपनी जगह चले जाते हैं। आपका आरआरएनए जो है वो राइबोसोम के पास आ जाएगा, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और एमआरएनए आपके राइबोसोम्स के पास आ जाएगा जब प्रोटीन बनानी होगी। लेकिन तब तक के लिए तीनों आरएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए से बनते हैं। कर्लैंड करके एक साइंटिस्ट थे, इन 1960 ही डिस्कवर्ड इट। उन्होंने हमको ये बताया कि हमारा आरएनए मॉलिक्यूल जो है, आरआरएनए मॉलिक्यूल यानी राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल, वो डीएनए से बनता है। It gets spoiled here and there due to intra-chain complementary base pairing। मतलब क्या बोला गया है, कभी कभी ये जो आरआरएनए मॉलिक्यूल है, देखो ये आपका राइबोसोम है और राइबोसोम के अंदर आपका आरआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी हमको क्या बोला गया है कि आपका ये जो सिंपल आरआरएनए मॉलिक्यूल है, ये कभी कभी खुद के साथ कॉइलिंग हो जाता है। ये देखो कभी कभी ये खुद के साथ कॉइलिंग कर लेता है, क्योंकि इनके बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाती है। मतलब जो एडिनाइन है वो यूरासिल को अट्रैक्ट कर लेता है, तो आपको अचानक से बीच में पेयरिंग देखने को मिल जाती है। सो आरआरएनए आपको डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट आरआरएनए। And now comes the last type of RNA, that is tRNA molecule. This is very very important. 12th standard में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और अभी भी आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। पढ़ें tRNA की तरफ। ऑल राइट, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट सेल्यूलर आरएनए के बारे में, दैट इज tRNA। tRNA का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों बोला गया है? क्योंकि आपके एमआरएनए के ऊपर जो कोडवर्ड होता है, जो कोडॉन्स होते हैं, ये कोडॉन्स बताते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है। ठीक है, तो आपके एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स हैं, इन एमआरएनए को कौन रीड करता है? आपका आरआरएनए। कौन रीड करता है? आरआरएनए। ये आरएनए रीड करके अपने कोड वर्ड को डीकोड करता है और हमको बताता है कि हमको कौन से अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी। हमको बताता है मतलब हमें नहीं बताता है, वो एक्चुअली टीआरएनए को बताता है। देखो हम क्या सीख रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में सीख रहे हैं। एमआरएनए अपने साथ मैसेज लेकर आता है, आरआरएनए एमआरएनए को डिकोड करने का काम करता है, और डिकोड करने के बाद आरआरएनए वो मैसेज टीआरएनए को देता है कि भैया तुम ये अमीनो एसिड लेकर आओ, क्योंकि हमको प्रोटीन चेन बनानी है। तो टीआरएनए का काम होता है साइटोप्लाज्म में से अलग अलग अमीनो एसिड्स को लाकर एमआरएनए के ऊपर रख देना, यानी ट्रांसफर कर देना। तो टीआरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड्स लाकर एमआरएनए के ऊपर रख देता है। तो tRNA molecules are much smaller, consisting of only 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स। ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ 70-80 न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, जबकि mRNA मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है, यानी लाखों न्यूक्लियोटाइड से। इट इज ऑल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड, बट to number of complementary base sequences after print pairing, it is shaped like a clover leaf model। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ यानी क्या होता है? क्लोव। क्लोव यानी लौंग। आपने देखा होगा लौंग कैसे दिखाई देती है, लवंग कशी दिसते, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है लौंग का। तो इसको अगर आप उल्टा कर दो तो आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमको उल्टा क्लोवर लीफ जैसा दिखाई देता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। देखो ये और ऐसा, तो कुछ कुछ अप्रोक्सीमेटली हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और एक स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने हमको बताया था टीआरएनए का, हेयर पिन मॉडल। टीआरएनए ऐसे भी दिखाई देता था हेयर पिन के जैसे, लेकिन अब ज्यादा फोकस क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने डिटेल में स्टडी की तो उनको पता चला कि क्लोवर लीफ मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा कंपैटिबल है, ज्यादा यूजफुल है। ओके, तो क्या बोला गया है हमको इधर पे, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, लेकिन बीच बीच में हमको इनके बीच में पेयरिंग देखने को मिलती है। मतलब कुछ कुछ पार्ट ऐसा है टीआरएनए का जहाँ पे आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आगे देखो आपको क्या बताया गया है, ईच टीआरएनए कैन पिक अप पर्टिकुलर अमीनो एसिड। हमेशा याद रखो, अगर आपको 1000 अमीनो एसिड्स का प्रोटीन बनाना है तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। कोई एक टीआरएनए कभी भी दो अलग अलग अमीनो एसिड को पिकअप नहीं कर सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हर अमीनो एसिड के लिए एक सेपरेट टीआरएनए प्रेजेंट होता है। तो ईच टीआरएनए कैन पिक अप अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ओके, ऑल राइट, let me just clean the slide. Yes, so each tRNA can pick up a particular amino acid.
फॉलोइंग 4 पार्ट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टीआरएनए। आपको टीआरएनए के अंदर 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डीएचयू आर्म। डीएचयू आर्म का फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल लूप या अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर सी, दिस इज द डीएचयू आर्म। ओके, ऑल राइट। फिर आगे देखो क्या बताया गया है आपको। Then the second is amino acid binding site. Okay, okay. See, this is the D loop. This is the DHU arm. This is not the first part. ये first part है. फिर second part है amino acid binding site. फिर third part देखो, sorry, third part देखो कौन सा है, एक मिनट। हाँ, so third part is anticodon loop and the fourth part is ribosome recognition site. यानी कि दिस इज द थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट भी यहीं पर प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। आप ये सारी चीजें 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो अमीनो एसिड कैरी करने का काम करता है। क्या काम करता है? अमीनो एसिड कैरी करने का काम करता है, और हर एक टाइप के अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या बताया गया है, टीआरएनए के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डीएचयू आर्म, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप मतलब ये वाला पार्ट। टीआरएनए का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो एमआरएनए के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये आपका एमआरएनए है, और ये आपका टीआरएनए का एंटीकोडॉन लूप वाला रीजन है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है इधर पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एमआरएनए के ऊपर कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, और कोडॉन के साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन। क्योंकि एक चीज आपको पता है कि आइडिनाइन के साथ हमेशा थाइमीन पेयर होगा, लेकिन अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो थाइमीन की जगह यूरासिल, और ग्वानाइन के साथ हमेशा साइटोसिन पेयर करेगा। तो दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि टीआरएनए का जो कोडॉन है उसको हम एंटीकोडॉन बोलते हैं, और एमआरएनए के कोडॉन को कोडॉन बोलते हैं। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर इधर ए है तो इधर पे यू रहेगा, इधर पे जी है तो इधर पे सी रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। In the anticodon loop of tRNA, 3 unpaired nucleotides are present called as anticodon. वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे टीआरएनए का ये जो एंटीकोडॉन लूप है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंटीकोडॉन बोलते हैं, और यही एंटीकोडॉन आगे जाके एमआरएनए के कोडॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। The specific amino acid is attached at the 3' end in acceptor stem of clover leaf of tRNA. यानी यहाँ पे ये देखो, ये हमारे tRNA का 3' end है, तो इसी 3' end के पास आपका स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड करता है। ये अमीनो एसिड कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि tRNA मॉलिक्यूल कौन सा है। जैसे आपके पास 20 अमीनो एसिड्स है तो 20 टाइप के टीआरएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए। तो आई होप आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। दिस वाज अबाउट न्यूक्लिक एसिड का एंडिंग वाला पार्ट, एंड नाउ इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम्स एंड डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो अब ज्यादा से ज्यादा ये चैप्टर खत्म करने के लिए 2 से 3 सेशंस लगेंगे। तो प्लीज आप बने रहिए चैनल के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए कि अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। तो जिनका मेजॉरिटी वोट होगा हम उस हिसाब से वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड के लिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, 11th इज योर बेस फॉर 12th। 11th अगर आपको अच्छे से आएगा तो ही आप 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है नीट में, तो बायोलॉजी अगर नहीं किया अच्छे से तो नीट भूल जाओ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। फ्री टारगेट नोट्स का फायदा उठाओ, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो। अपनी तबीयत का ध्यान रखो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करते रहो। हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।